हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट 2 करने वाले हैं। इंडोक्राइन सिस्टम इसी वीडियो के साथ हमारा खत्म हो जाएगा। थ्योरेटिकली एक वीडियो इसका आएगा जिसमें कि एमसीक्यू होगा, उसके बाद आपका टेस्ट रेडी हो जाएगा, फिर आप टेस्ट दे देंगे, इंडोक्राइन सिस्टम यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लेंगे, काफी है। अब इंडोक्राइन सिस्टम में पहले क्या लेक्चर में पढ़ चुके हैं वो थोड़ा सा 1-2 मिनट में मैं रिकॉल करा देता हूं, उसके बाद हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। ओके, काफी सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे इंडोक्राइन ग्लैंड्स होता क्या है, वैसा ग्लैंड जिसमें कि डक्ट नहीं प्रेजेंट हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। और इसका सिक्रीशन सीधा किस में जाता है, ब्लड में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टली रुधिर में इसका परिवहन होता है और इसके सिक्रीशन को हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। और इससे संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं, इंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फिर बाय स्राविक ग्रंथि जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, इसके सिक्रेशन को क्या कहते हैं, इसके स्रवण को क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। ठीक है, और इसमें नलिकाएं होती हैं और इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि लार ग्रंथि, यकृत और तेल ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, ये सभी चीजें होंगी। अब हार्मोन, हार्मोन क्या है, ये अल्प मात्रा में स्रावित होने वाला कार्बनिक पदार्थ है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा रिलीज किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं उसके बाद हम लोग हार्मोन्स के बारे में। स्टार्लिंग नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने सिक्रेटिन नाम के हार्मोन के साथ हार्मोन का खोजा था। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद मानव में कुछ अंतःस्रावी हार्मोन जो ग्रंथि हैं उसके नाम कुल 9 है। 9 का नाम याद किए थे, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, अग्नाशय, थाइमस, पिनियल, जननांग, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो इसमें से पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोग पढ़े थे। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं और महिलाओं में पुरुषों के अपेक्षा बड़ा होता है और ये अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, अब इसका कुछ डायग्राम वगैरह देखे थे कि पिट्यूटरी को 2 पार्ट में बांटा गया, एक आगे वाला एंटीरियर पिट्यूटरी, पीछे वाला पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आगे वाला को एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, पीछे वाला को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हमारा इसमें स्रावित हार्मोन कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा आपको। अग्र स्रावी ग्रंथि से, जो कि आपका अंतःस्रावी ग्रंथि है, पिट्यूटरी का आगे वाला भाग है जिसको हम लोग एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, उससे जो जो हार्मोन्स निकले हैं वो उसका कौन से टारगेट, किस अंग को टारगेट करता है, क्या काम है, वो सारी चीजें पढ़े थे। फिर पश्च पिट्यूटरी यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, उससे जो जो हार्मोन रिलीज होता है उसका काम प्लस उसका आपको क्या कहते हैं, किस कौन से आर्गन को टारगेट करता है वो। फिर उससे कुछ क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद थायराइड ग्रंथि पढ़ चुके थे जो कि एच आकार का होता है, जो कि श्वास नलियां गर्दन के पास होता है। ठीक है, उससे 2 हार्मोन निकलता है, कैल्सिटोनिन, थायरॉक्सिन, जिसका कि काम और लक्ष्य अंग, टारगेट ऑर्गन पढ़ लिए थे। और इसके साथ हमारा लेक्चर 1 खत्म हुआ था। और अब बाकी जो 7 गो ग्रंथि है, 7 ग्रंथि को आज के इस लेक्चर में हम लोग निपटाने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का सबसे पहला आज का क्लास का टॉपिक है पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड होता क्या है, तो देखिए जो थायराइड ग्लैंड ये था ना, एच आकार का, याद है, बायलोब था जो कि द्विपालित क्या कहते था ये थायराइड ग्लैंड। इसी में आपको दिख रहा होगा 4 गो गोला गोला इस तरीके से होता है, धसा हुआ, वो होता है क्या, पैराथायराइड ग्लैंड। वो क्या होता है, पैराथायराइड ग्लैंड। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम देखिए, ये थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड है इस तरीके से, और इसमें जो पीला पीला दिख रहा है ना, ये क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो यही पैराथायराइड ग्लैंड है। अब पैराथायराइड ग्लैंड देखिए, ये 4 ग्रंथियां होती हैं, कितनी होती है, 4 होती हैं, दिखा दिया, जो कि थायराइड में धसी होती है। आपको हमने दिखा दिया ये थायराइड ग्रंथि और उसी में देखिए धसा हुआ है ना, तो थायराइड ग्रंथियां में धसी हुई होती हैं। ये पीले रंग की अंडाकार होती हैं। किस रंग की होती हैं, पीले रंग की अंडाकार होती हैं। वो भी आपको डायग्राम से दिख रहा होगा, पीला रंग का है और अंडाकार है। ठीक है, पैराथायराइड की अल्प स्रवण से टिटेनी तथा अल्प अतिस्रवण से ऑस्टियो रोग होता है। ऑस्टियो रोग होता है, कहने का मतलब है कि पैराथायराइड का कम हो जाएगा तो टिटेनी बीमारी होता है। टिटेनी में क्या होता है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल। देखिए पैराथायराइड का काम क्या है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना, कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना। और टिटेनी में क्या होता है ना, ब्लड में नहीं, मसल्स में मांसपेशियों में क्या होता है, कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, तब टिटेनी बीमारी होता है। टिटेनी में आपका हाथ का मसल से जैसे जकड़ा हुआ रह जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स सही से नहीं कर पाएगा, हाथ को फैला सिकुड़ा नहीं पाइएगा, किसी भी मसल्स को आप फैला सिकुड़ा नहीं पाइएगा। ठीक है, तो वो इसी बीमारी को टिटेनी कहते हैं। ये किसके कारण होता है, पैराथायराइड हार्मोन के कम सिक्रेशन होने से। ठीक है, अब बात करते हैं जो इसमें स्रावित हार्मोन है वो कौन कौन सा है, ये है पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन जिसको है, इसका टारगेट अर्ग है अस्थि, हड्डी या फिर वृक्क और रुधिर में कैल्शियम तथा फॉस्फेट का नियमन करना। हमने बताया पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, रुधिर में कैल्शियम तथा फॉस्फेट का नियमन करता है और इसी के कमी के कारण से कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिस वजह से टिटेनी बीमारी होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग अग्नाशय में आते हैं।
जिसको हम लोग पेनक्रियाज कहते हैं। पेनक्रियाज का डायग्राम देखिए, ये हमारा क्या है, छोटी आंत है, यहाँ पे दिख रहा होगा, और छोटी आंत का एक पार्ट है क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है डुओडेनम, जो कि सी आकार का होता है, और डुओडेनम में कुछ इस प्रकार से पत्ती के आकार का लगा हुआ रहता है, जिसको हम लोग पेनक्रियाज कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं। ठीक है, पेनक्रियाज के बारे में कुछ बातें याद रखिएगा। पेनक्रियाज शरीर की सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। जो लिखा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, मतलब दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, पेनक्रियाज है। अब पेनक्रियाज हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, यानी मिश्रित ग्रंथि है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड, हेटेरोक्राइन का मतलब समझते हैं, हेटेरोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है मिश्रित ग्रंथि। क्या होता है, मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि मतलब समझे, मिश्रित ग्रंथि मतलब क्या हुआ कि ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड से मिश्रित ग्रंथि, मतलब इसमें एक्सोक्राइन नेचर भी है और इंडोक्राइन नेचर भी है। ठीक है, हाँ, अब इसका इंडोक्राइन एक्सोक्राइन पार्ट भी है। हेटेरोक्राइन का मतलब हुआ एक्सोक्राइन पार्ट भी है और इंडोक्राइन पार्ट भी है। एक्सोक्राइन क्या बनाएगा, एंजाइम्स बनाएगा, जो कि हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्राइन पार्ट। अब एंडोक्राइन पार्ट क्या बनाता है, हार्मोन बनाता है। क्या बनाता है, हार्मोन बनाता है। अब इसका जो एंडोक्राइन पार्ट होता है, इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। होती तो 4 है, लेकिन आपको पढ़ना 3 है, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड गामा सेल या फिर डेल्टा सेल। ठीक है, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड गामा सेल, या फिर इसको आप डेल्टा सेल भी बोल सकते हैं, कहीं डेल्टा कहीं गामा लिखा हो। ठीक है, अब अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल। ठीक है, अल्फा सेल क्या सिक्रीट करता है भैया, अल्फा सेल जो सिक्रीट करता है, और इसके एंडोक्राइन पार्ट को आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। हिंदी में कहे तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। क्या कहते हैं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। तो एंडोक्राइन पार्ट से जो हार्मोन रिलीज होता है, वो किससे किससे, अल्फा सेल से अलग हार्मोन रिलीज होगा, बीटा सेल से अलग होगा, इससे अलग होगा। अल्फा सेल से जो हार्मोन रिलीज होता है उसको हम लोग कहते हैं ग्लूकागोन। क्या कहते हैं, ग्लूकागोन कहते हैं। और बीटा सेल से जो हार्मोन रिलीज होता है उसको इंसुलिन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसुलिन कहते हैं। और इससे जो होता है सोमैटोस्टेटिन, सोमैटोस्टेटिन। ठीक है, सोमैटोस्टेटिन। ये हो गया अल्फा से, गामा सेल या डेल्टा सेल से। तो इसका काम पूछता है, ग्लूकागोन का काम क्या है, इंसुलिन का काम क्या है। तो ग्लूकागोन का काम क्या है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को, ब्लड जो है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, बढ़ाता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। और इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, और सोमैटोस्टेटिन का काम और भी पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स है उसको रिलीज करना होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पेनक्रियाज हमारे शरीर का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इतना खुद से एक्सप्लेन कर रहा हूँ लिख के, तो आपको भी ऐसे याद होना चाहिए। पेनक्रियाज सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, और ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। हेटेरोक्राइन कहने का मतलब ये मिश्रित ग्रंथि, यानी इसमें अंतःस्रावी भी नेचर होता है और बाह्यस्रावी भी नेचर होता है। ठीक है, जो 99% पार्ट होता है इसका एक्सोक्राइन ही होता है। 99% क्या होता है, एक्सोक्राइन। बस 1% बहुत कम पार्ट हो जाता है जो कि इंडोक्राइन पार्ट होता है, और उसके इंडोक्राइन पार्ट को आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस यानी लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। ठीक है, अब इंडोक्राइन पार्ट से इसका हार्मोन रिलीज होता है। तो इंडोक्राइन पार्ट में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जो कि अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल या गामा सेल। तो अल्फा सेल क्या सिक्रीट करता है, आपको ग्लूकागोन सिक्रीट करता है, जो कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। नाम से पता चल रहा हो, ग्लूकागोन, ग्लूका गेन कर रहा है, गेन करना मतलब ग्लूकोज गेन कर रहा है, यानी ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा। गेन करना मतलब बढ़ना। फिर बीटा सेल जो है आपको क्या सिक्रेट करता है, इंसुलिन। सूली पे चढ़ाते हैं तो क्या मर जाता है आदमी, घट जाता है, तो सूली यानी सूली पे चढ़ा देंगे तो ब्लड ग्लूकोज लेवल घट जाएगा। अब है गामा और डेल्टा सेल, सोमैटोस्टेटिन। अब क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बीटा सेल से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, इंसुलिन। पूछेगा कि सोमैटोस्टेटिन किससे रिलीज होता है, तो गामा या डेल्टा सेल से। पूछेगा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाने में कौन सा पेनक्रियाज का सेल हेल्प करता है, अल्फा सेल या बीटा सेल, तो अल्फा सेल। ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने में कौन मदद करता है, तो बीटा सेल। कैसे करता है, इंसुलिन रिलीज करके। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इसी को थ्योरेटिकली पढ़ा हुआ है। तो ये क्या कहता है, ये ग्रहणी यानी ड्यूओडेनम के वक्र में स्थित होता है। देखिए ड्यूओडेनम है जो कि सी आकार का होता है, इसी के वक्र में, ये वक्र है ना, कर्व सरफेस, उसी के वक्र में स्थित है। वही चीजें यहाँ पे लिखना चाह रहा है। यह मिश्रित ग्रंथि है, हेटेरोक्लाइन ग्रंथि से, जिसमें कि अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों भाग होते हैं। अंतःस्रावी भाग भी होता है और बाह्यस्रावी भाग भी होता है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं निम्न प्रकार की 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की कोशिकाएं आपके सिलेबस में होता 4 है, लेकिन 3 प्रकार आप पढ़िए। ठीक है, तो लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं हैं वो क्या है, इंडोक्राइन पार्ट है। क्या है, इंडोक्राइन पार्ट है, इंडोक्राइन पार्ट है, इंडोक्राइन पार्ट ऑफ क्या, पेनक्रियाज।
पेनक्रियाज, एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज को हम लोग क्या कहते हैं, लैंगरहैंस की दीपिका है। अब तीनों प्रकार की जो कोशिका है वो देखिए, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा या डेल्टा कोशिका। अल्फा कोशिका ये सब बड़ी परिधीय कोशिका है, वो सब नहीं याद रखना, सीधा याद रखिए ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित करता है। और क्या स्रावित करता है, ग्लूकागोन। अब बीटा सेल क्या सिक्रेट करता है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है। गामा सेल सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, अब काम क्या है, इंसुलिन और ग्लूकागोन का काम, तो लक्ष्य अंग होता है, किसी भी कोशिका पर काम कर सकता है, ग्लूकागोन यकृत पर काम करता है। ठीक है, इंसुलिन का काम क्या, रुधिर में शर्करा का स्तर क्या करता है, घटाता है। तो हमने बोला था ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, कैसे, तो ग्लूकोज जो है उसको ग्लूकोजेनेसिस करा देगा, जैसे कि ग्लूकोज का क्या कहते हैं कि ग्लूकोजेनेसिस का प्रेरण करता है, उत्तकों में प्रोटीन का संघनन बढ़ाता है। अल्प सेवन से डायबिटीज मेलिटस नाम का बीमारी होता है। ठीक है, डायबिटीज मेलिटस नाम का बीमारी होता है। तो डायबिटीज मेलिटस जो मधुमेह होता है वो किसकी कमी के कारण होता है, इंसुलिन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन हार्मोन रिलीज नहीं होता है, जिस वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम नहीं होता है, बढ़ जाता है। और ब्लड में ग्लूकोज लेवल जब बढ़ जाता है तो उसी केस को हम लोग डायबिटीज कहते हैं, और डायबिटीज मेलिटस का केस। ठीक है, तो डायबिटीज मेलिटस किस हार्मोन की कमी के कारण होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। ठीक है, और इंसुलिन का काम क्या भी है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करना। ओके, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करना। अब ग्लूकागोन का काम क्या है, यहाँ पे देखिए रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ाता है, ये इसका काम यहाँ पे लिखा हुआ है एक लाइन में। ठीक है, रुधिर में शर्करा के स्तर को क्या करता है, बढ़ाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है किसके द्वारा, पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा, थाइमस के द्वारा या थायराइड के द्वारा। तो अग्नाशय के बीटा कोशिका के द्वारा, है ना। शरीर में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि तो यह है यज्ञाशय। यकृत क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड है। पिट्यूटरी स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है, स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। थायराइड लार्जेस्ट क्या है, थायराइड ग्रंथि लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है। अंतःस्रावी में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, थायराइड ग्रंथि है। ठीक है, चलिए अब है एड्रिनल ग्लैंड, हम लोग पढ़ते हैं। एड्रिनल ग्लैंड ये किडनी के ऊपर पाया जाने वाला जो इस तरीके से है, उसी को एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। और एड्रिनल ग्लैंड को जब जूम करके देखिएगा तो इस तरीके से होगा, बाहर वाला हिस्सा को कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाले हिस्सा को मेडुला कहते हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ पे दिखाना चाह रहा है कि एक जोड़ी ग्रंथियां वृक्क के ऊपर स्थित होती है, जो एक जोड़ी होती है यानी दो गो होता है, और ग्रंथियां वृक्क के ऊपर में होती है। वृक्क यानी किडनी के ऊपर में इस तरीके से होता है, किडनी के ऊपर में इस तरीके से होता है। ठीक है, यह ग्रंथि एड्रिनल कॉर्टेक्स एवं एड्रिनल मेडुला में विभाजित होती है। किधर किधर, एड्रिनल कॉर्टेक्स बाहरी ओर, अंदर में मेडुला की ओर। ठीक है, अब है इसे 4S और 3F ग्रंथि भी कहते हैं। 4S इसलिए पता नहीं, लेकिन 4S का उतना क्वेश्चन कभी नहीं देखा, लेकिन 3F तो जरूर आता है। FFF इसको कहते हैं, FFF फाइट फ्लाइट और फ्राइट हार्मोन कहते हैं। ठीक है, 4S यानी सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। देखिए S का मतलब क्या हुआ, 4S मतलब यहाँ पे इससे सोर्स ऑफ एनर्जी मिलता है किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में। मान लिया आपके पीछे कुत्ता दौड़ा देंगे, ठीक है, तो वहां पे जो आपके अंदर एनर्जी आएगा भागने का वहां से, तो वो क्या होगा, आपका 4S होगा। कोई सुंदर हॉट लड़की बैठा देंगे तो वहां पे क्या होगा, सेक्स हार्मोन रिलीज होगा, है ना। तो वो सारी चीजें एड्रिनल ग्लैंड के कारण ही होता है। तो सेक्स हार्मोन हो गया, साल्ट रिटेनिंग हो गया, शुगर मेटाबॉलिज्म, ये सारे काम में कौन करता है, इसीलिए इसको 4S हार्मोन भी कहते हैं। या फिर 3F हार्मोन तो इंपॉर्टेंट है भैया, पूछा जाता है, फ्लाइट फाइट और फ्लाइट, ये हार्मोन किसको कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड को कहते हैं। क्यों, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड इमरजेंसी सिचुएशन में आता है, आपको फाइट करने का, या फिर कुत्ता दौड़ा दिया तो उसे भागने का भी क्षमता देता है। ठीक है, इसीलिए इसको ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं, 3F यानी FFF ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसका जो हार्मोन्स है वो क्या क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड और एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन, ये सभी हार्मोन्स हैं। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड किस पर काम करता है, कौन से ऑर्गन पर, तो टिश्यू, उत्तक पे और मास्ट कोशिकाएं पे। ठीक है, मास्ट सेल पे, और वहां पे काम क्या है इसका, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, स्टेरॉइड का उपापचय करता है, मेटाबॉलिज्म करता है कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, पाचन का, प्रोटीन का और स्टेरॉइड का। ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स किस पर टारगेट करता है, वृक्क पर टारगेट करता है, यानी किडनी पर टारगेट करता है। और इसका कार्य या प्रभाव क्या है, जल अवशोषण करना, जल अवशोषण यानी वाटर एब्जॉर्प्शन करना, सोडियम पोटेशियम का उपापचय में भी हेल्प करता है। किसमें, सोडियम पोटेशियम का भी उपापचय में हेल्प करता है। अब सेक्स कॉर्टिकॉइड शरीर की कोशिकाएं पर भी हेल्प करता है, काम करता है, जिसमें कि बाह्य लैंगिक लक्षण जो कि आपका आवाज भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, वो सभी किससे
सेक्स कॉर्टिकॉइड से ही रिलीज होता है, कंट्रोल होता है, जो कि हमारे एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है। ठीक है, अब एड्रिनलिन तथा नॉर एड्रिनलिन मास्ट कोशिकाएं पर काम करता है और उसका काम क्या है, आपके हृदय स्पंदन, जो कि आपका हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर है, संकुचन शिथिलन जो भी है, पल्स रेट है, ये सभी चीज को मेंटेन करने का काम कौन करता है, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। ठीक है, अब है पीनियल ग्रंथि। हमारा पीनियल ग्रंथि का क्या हो गया भैया, पीनियल ग्रंथि का क्या सिचुएशन है देख लो इधर। पीनियल ग्रंथि होता पहले कहाँ है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में होता है। ठीक है, वो मस्तिष्क में होता है और ये 7 वर्ष की आयु से घटनी शुरू हो जाती है। ठीक है, पीनियल ग्रंथि को बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ दी बॉडी हम लोग को कहते हैं। हम लोग के शरीर का बायोलॉजिकल क्लॉक है ना पीनियल ग्रंथि। क्यों, क्योंकि पीनियल ग्रंथि हमारे शरीर में ना ये एक तरीके से क्या सेट करता है, हमारा रिदम सेट करता है। सुबह अगर लगातार आप 4 बजे जगने का आदत है आपको, तो सुबह 4 बजे जगेंगे। मैं जैसे 9 बजे जगता हूँ सुबह सो के, रात में लेट तक जगने का आदत है, तो ये मेरा पीनियल ग्लैंड कंट्रोल कर लिया है कि मुझे रात में चाहे कितना भी कुछ हो जाए, रात में नींद नहीं आएगी, और दिन में मुझे चाहे रात भर सो जाए फिर भी नींद आएगी। तो ये रिदम सेट करता है हमारे बॉडी का, कौन, पीनियल ग्लैंड। तो मनुष्य में ये 7 वर्ष की उम्र में डिजेनरेट होना प्रारंभ हो जाती है। वयस्क में केवल तंतुमय उत्तक में रूप में पाए जाते हैं, बहुत कम रूप में पाया जाता है ये पीनियल ग्लैंड। ठीक है, यह नेलिकाओं में हार्मोन स्रावित करती है, जो तंत्रिका तंत्र की क्रियाओं हेतु उत्तरदायी होता है। किसके द्वारा, किसके लिए, तंत्रिका तंत्र के क्रियाओं हेतु उत्तरदायी होता है। जैसे एक हार्मोन है क्या, मेलेटोनिन, जो कि पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। किसका, इसका लक्ष्य ऑर्गन क्या है, मेलानोफोर। किस पर काम करता है, मेलानोफोर पर। और क्या कार्य है, मिलानिन का वितरण, मिलानिन का वितरण करता है ताकि इसका काम हो सके, मिलानिन का काम हो सके। ठीक है, चलिए अब हमारा क्या है, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि कहाँ है, हमारे दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, जहाँ पे हार्ट है, हार्ट से थोड़ा सा ऊपर में यहाँ पर प्रेजेंट होता है। क्या, हमारा थाइमस ग्रंथि। ये हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में हेल्प करता है। ठीक है, तो हृदय के सामने स्थित होती है। कहाँ पे, हृदय के सामने में स्थित होती है। बच्चों में थाइमस सक्रिय होता है, बच्चा में देखते हैं तो तबियत जल्दी खराब नहीं होता है। ये उम्र के साथ धीरे धीरे घटने वाला ग्रंथि है। ठीक है, थाइमस ग्रंथि उम्र के साथ धीरे धीरे घटता है। ठीक है, और ये डिजेनरेट करता है, इसलिए बूढ़ा लोग ज़्यादा तबियत खराब होता है, क्योंकि उसका थाइमस ग्रंथि रिलीज मतलब कम हो जाता है, छोटा हो जाता है, जिस वजह से उसमें थाइमोसिन रिलीज नहीं होता और उसका शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और उसको कोई भी बीमारी आसानी से होता है। लेकिन बच्चा में यही चीज़ें बहुत ज़्यादा विकसित होती है, खास करके एडल्ट एज में सबसे ज़्यादा होता है, जो कि आपको मतलब किसी प्रकार का कोई बीमारी एडल्ट एज में बहुत कम देखने को मिलता है। परंतु लैंगिक परिपक्वता के पश्चात यह महत्वहीन हो जाता है। जैसे जैसे आप बहुत क्या कहते हैं परिपक्व हो गए, तो उसमें धीरे धीरे इसका रोल कम हो जाता है। ठीक है, ये परिधीय कॉर्टेक्स एवं केंद्रीय मेडुला, इसमें भी वही बाहर वाले को कॉर्टेक्स कहेंगे, अंदर वाले को मेडुला की बनी होती है। इसका हार्मोन का नाम है थाइमोसिन, जिसका कि शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र लिम्फोसाइट निर्माण में हेल्प करता है। ठीक है, थाइमस ग्रंथि द्वारा थाइमिन या फिर थाइमोसिन हार्मोन स्रावित की जाती है। ठीक, अब एक क्वेश्चन देखिए, प्रतिरक्षा में योगदान देने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो प्रतिरक्षा में कौन करेगा, थायराइड ग्रंथि, नहीं, थायराइड यहाँ, थाइमस यहाँ पे होता है, यस, थाइमस ग्रंथि हमारा प्रतिरक्षा में हेल्प करता है। ठीक है, अब है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क के फर्श पर पाई जाती है, उपस्थित होती है, जिसको हेडमास्टर कहते हैं, जो कि सबको कंट्रोल करता है। जितना भी रिलीजिंग हार्मोन है वो सब कौन रिलीज करता है, हाइपोथैलेमस। अब रिलीजिंग हार्मोन जैसे कि पिट्यूटरी हार्मोन जो TSH है रिलीज किया, अब TSHRH, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। पिट्यूटरी भी TSH कब रिलीज करेगा, जब हाइपोथैलेमस TSHRH रिलीज करेगा कि नहीं भैया हम TSHRH दे रहे हैं, तुम अब TSH बनाओ, तब जाके थायराइड एक्टिव होगा। ठीक है, हाइपोथैलेमस सबको कंट्रोल करता है। न्यूरो हार्मोन की सर्वप्रथम खोज क्या कहते हैं ग्लूनियन ने किया था। किसने किया था, ग्लूनियन एवं सैलिन ने की थी। अब है हार्मोन, इसमें जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग लगा है मतलब हाइपोथैलेमस का वो हार्मोन है। ठीक है, थायरोट्रोपिन लगा हुआ यानी थायराइड ग्रंथि पे काम करेगा और थायरोट्रोपिन श्रावण का काम करवाएगा। ठीक है, अब है हम लोग का कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किडनी पर काम करेगा, एड्रिनल ग्रंथि पर काम करेगा और उससे क्या होगा, कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का रिलीज होगा। ठीक है, अब है सोमेटोस्टेरिन। सोमेटोस्टेरिन से क्या होता है, पिट्यूटरी पर काम करता है, वृद्धि हार्मोन में स्रावन का प्रारंभ करवाता है। ठीक है, इस तरीके से आपका होता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कैसे काम करता है सारी चीजें। ओके, अब हम लोग है कि जनाडांग, जो कि कॉर्टिकॉइड्स है, सॉरी गोनेड्स जिसको हम लोग कहते हैं। जैसे मेल में क्या हो गया, व्रेशन टेस्टिस, फीमेल में क्या हो गया, अंडाशय, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। ठीक है, इसका मुख्य कार्य युग्मकों का निर्माण होता है। इसका मुख्य काम क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। ये लिंग हार्मोन भी स्रावित करते हैं। क्या स्रावित करते हैं, लिंग हार्मोन यानी सेक्स हार्मोन स्रावित करते हैं। लिंग हार्मोन मुख्यतः स्टेरॉइड होते हैं। लिंग हार्मोन क्या होते हैं, मुख्यतः स्टेरॉइड होते हैं। ठीक है, लिंग हार्मोन यानी समझ रहे हैं ना,
लिंग हार्मोन मतलब सेक्स हार्मोन जो होते हैं स्टेरॉइड होते हैं। देखिए हार्मोन दो तरह का होता है, एक प्रोटीनिशियस होता है, एक स्टेरॉइड होता है। तो और सब जो हार्मोन होता है वो प्रोटीनिशियस होता है, लेकिन जो लिंग हार्मोन है जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, ये सब प्रोटीन का नहीं बना होता है, ये स्टेरॉइड का बना होता है, ठीक है, फैट का। पुरुषों में वृषण तथा महिलाओं में अंडाशय होता है, बता चुके हैं। अब एग्जाम्पल में जैसे कि अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंडवृषण, अंडाशय और कॉर्पस ल्यूटियम महिला में होता है, अंडाशय में। तो वृषण क्या रिलीज करेगा? टेस्टोस्टेरोन। आपका काम क्या, ये छोड़िए, इसको मत याद रखिए, ये वाला याद रख लीजिएगा, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। अब आपका इसका काम क्या है, कार्य प्रभाव क्या है? नर में जो बाह्य लक्षण है, जो भी दाढ़ी, मूंछ आना, आवाज भारी होना, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, ये सब का काम कौन है? टेस्टोस्टेरोन काम है। अब अंडाशय के द्वारा जो एस्ट्रोजन रिलीज होता है, तो मादा का बाह्य लक्षण जैसे मादा के स्तन में उभार आना, द्वितीयक लैंगिक लक्षण मादा का आवाज पतला हो जाना, ये सभी काम कौन करता है? आपका एस्ट्रोजन करता है, यानी अंडाशय करता है, ठीक है। अब कॉर्पस ल्यूटियम अंडाशय, तो अब ये क्या रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरोन, जो कि गर्भावस्था में होने वाले परिवर्तन को कंट्रोल करता है। जैसे कि मेंसेस जो आती हैं वो रुकता कब है, जैसे कि अगर मतलब प्रोजेस्टेरोन के कारण आपको जब रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। वैसे अभी ध्यान रख लीजिए, जो प्रेगनेंसी होता है उसमें हेल्पफुल होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक, और लैंगिक अंग में। ओके, चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सा हार्मोन प्रोटीन द्वारा निर्मित नहीं होता है? जो स्टेरॉइड है, स्टेरॉइडल हार्मोन सिर्फ गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है, और गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन गोनेड्स वाला हार्मोन होता है। गोनेड्स वाला हार्मोन कौन कौन सा भैया? टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन है। तो आपका देख लीजिए प्रोटीन द्वारा निर्मित नहीं है, तो वही वाला होगा। ऑक्सीटोसिन नहीं, ये तो प्रोटीनिशियस हार्मोन है। वेसोप्रेसिन ये भी प्रोटीनिशियस हार्मोन है। प्रोलैक्टिन ये भी प्रोटीनिशियस हार्मोन है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? टेस्टोस्टेरोन। कहा जाएगा आंसर? टेस्टोस्टेरोन, समझ रहे हैं, क्योंकि ये स्टेरॉइडल हार्मोन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा से एंडोक्राइन सिस्टम मैंने पढ़ा दिया। आई होप आपको सही से सारी चीजें समझ में आई होगी, और आपका जो लाइव क्लास होगा उसमें जो भी डाउट होगा आप उससे पूछ लीजिएगा। जब भी लाइव क्लास रखा जाएगा आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब इससे मैं कुछ एमसीक्यू 20, 25, 30 एमसीक्यू करवा दूंगा, फिर टेस्ट भी रख दूंगा, आप टेस्ट भी दे देंगे। एंडोक्राइन सिस्टम काफी है, इतना पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।